नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, तुभ्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद भी ले रहे होंगे। राज्य व्यवस्था की इस क्लास में आज हम अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1892 के भारत शासन अधिनियम से अपनी शुरुआत करेंगे। 1892 का भारत शासन अधिनियम। अंग्रेजों ने जो भी भारत का शासन चलाने के लिए कानून बनाए वो भारत की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित थे। जैसे जैसे भारत के लोगों की मांग बढ़ती जा रही थी, अपने अधिकारों के प्रति वो सचेष्ट होते जा रहे थे, जागरूक होते जा रहे थे, वैसे वैसे सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना को लेकर भारतीयों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। इल्बर्ट बिल विवाद और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जब हुआ, उसके बाद से सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर भारतीयों की मांग और बढ़ने लगी। हालांकि जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम के द्वारा, उस वक्त की कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस वक्त भारतीयों के लिए अधिक से अधिक अधिकारों की मांग करना, भारत के शासन और प्रशासन में सुधार की मांग करना। और शुरुआती दौर कांग्रेस का जो था वो बहुत ही सीमित प्रतिनिधित्व लिए हुए था। 72 सदस्यों से शुरुआत हुई थी। वर्ष में एक बार दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक मीटिंग होती थी, जिसमें प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश हुकूमत को अपनी मांगें सौंपते थे वो। तो शुरुआती दौर में कांग्रेस पूर्णतः एक ऐसी संस्था नहीं थी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हो। अब कांग्रेस के स्थापना को लेकर कई तरह के विचार भी व्यक्त किए जाते हैं। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा एक सुनियोजित रणनीति के तहत की गई। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि नहीं, ये स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक संस्था थी, धीरे धीरे इसका विकास होता गया। तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वाल्व के रूप में गठित की गई, क्योंकि भारतीयों का आक्रोश ब्रिटिश हुकूमत के प्रति बढ़ता जा रहा था और भारतीय आक्रोश को कम करने के लिए, उनमें ये विश्वास डालने के लिए कि एक ऐसी संस्था जो उनके अधिकारों की मांग करेगी, जो उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी, तो ऐसी संस्था अगर अस्तित्व में आती है तो फिर हिंसा करने या किसी भी तरह के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के जो भी रहा, कांग्रेस का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में। लेकिन तात्पर्य ये है कि जो मांग थी उस वक्त की भारतीयों की, उसको अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः नज़रअंदाज कर पाना थोड़ा मुश्किल था। और इसी उद्देश्य से 1892 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, इसको आप देख के समझ सकते हैं कि जो मांगे थी उनसे कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड था। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। दरअसल जो मैं आपको बता रहा था कि भारतीयों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ रही थी सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर, तो इसके मद्देनज़र थोड़ा आश्वस्त करना था। और केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये न्यूनतम जो है वो न्यूनतम संख्या रखी गई 10 और अधिकतम जो है वो 16। न्यूनतम 10 और अधिकतम 16।
अब अगर हम 1861 के भारत शासन अधिनियम को देखेंगे तो उस समय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या जो थी, जो बाहरी सदस्य थे उनकी संख्या, जो नॉमिनेटेड थे उनकी संख्या जो है वो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 थी। तो +4 कर दीजिएगा 92 में तो आपका आ जाएगा 4 होके ये हो गया 10 और 12 4 16, यानी 10 और 16 कर दी गई। तो इस तरीके से ये परिवर्तन आया। थोड़ा सा इसको स्वरूप को और बढ़ाया गया और इसके साथ साथ प्रांतीय विधानमंडलों में भी उस वक्त जो प्रांतों में सरकार चला रहे थे गवर्नर, और जो विधानमंडल था उस विधानमंडल में भी सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी गई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब ये जनसंख्या के अनुसार रखा गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग था। तो इसमें तो दोनों जगह पर, केंद्र में भी और प्रांत में भी, दोनों स्थानों पर विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यानी अब ब्रिटिश हुकूमत ये शो ऑफ कर रही थी कि विधि निर्माण में भारतीयों की भी भूमिका अब बढ़ रही है। तो एक तरीके से वो चाहते थे कि भारतीय थोड़ा आश्वस्त हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, विरोध बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो इस उद्देश्य से ये किया गया। थोड़ा सा और बढ़ा इसमें, आप कह सकते हैं 1861 से ये बहुत आगे का था अधिनियम। इसमें एक चीज़ और बढ़ा दी गई कि बजट पर चर्चा का अधिकार प्रदान किया गया। बजट पर चर्चा का अधिकार प्रदान किया गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बजट पर चर्चा का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों माना जाए, क्योंकि देखो आप फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग उदारवादी नेता माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो विधानमंडलों में पहुंचकर जो एक तरीके का हड़कंप मचाया था, जो परंपरागत परिपाटी थी उससे हटकर सीधे सीधे सरकार के बीच बैठकर और सरकार की कलई खोल देना, तो विनम्र शब्दों में तो ये एक बड़ी बात थी उस वक्त। क्योंकि आप जानते हो कि उस वक्त एक तरह की तानाशाही चल रही थी, और ऐसे में जाके उनके मुंह पर ये कहना कि आप यहाँ गलत हैं, ये एक बड़ी बात थी। आज हमको ये लग सकता है कि ठीक है, जो शब्द इस्तेमाल करते थे, आप इतिहास में इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या आलोचना होती थी, तो उतना कड़क नहीं लगेगा। लेकिन आज की परिस्थितियों से आप उसकी तुलना ना करें, उस वक्त से उसकी तुलना करें तो लगेगा कि हाँ, ये बड़ी बात थी। फिरोज शाह मेहता जी के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो बजट पर उनका बड़ा कमांड था, बहुत बेहतरीन स्पीच देते थे वो, बजट पर सारी चीज़ों को एक्सपोज करते थे। और जो इन विधानमंडलों में, केंद्रीय विधानमंडल में स्पेशली जो बहस होती थी, दरअसल वो न्यूज़पेपर में, दैनिक समाचार पत्रों में वो पब्लिश होती थी, जनता के बीच वो खबर जाती थी, तो लोगों को एक तरीके का ज्ञान भी होता था कि वास्तव में ब्रिटिश हुकूमत किस प्रकार से शासन चला रही है। जैसे 1858 की जब महारानी के घोषणा पत्र का हम बात कर रहे थे, तो उसमें तमाम आश्वासन दिए गए थे कि महारानी ने कहा कि भाई अब हम भारतीयों के विकास के लिए भारत में शासन चला रहे हैं, भारतीयों का हित होगा, भारतीयों को अधिकार मिलेंगे। तो तमाम तरह के प्रलोभन जो दिए गए थे, वास्तव में वो ज़मीन पर आ नहीं रहे थे। यानी अंग्रेज़ों ने जो शासन चला रखा था, उसमें उनके स्वार्थ, उनके हित, उनके लाभ जो है
वो ज़्यादा प्रभावी थे, वो अपने लिए ज़्यादा काम करते थे। जब बजट पर चर्चा होती थी और पता चलता था कि हमने बचत का बजट बनाया है। आप ज़्यादातर देखोगे, आप जब से याददाश्त आपकी संभाली होगी आपने, तो भारतीय बजट जो पेश होता है उसमें आपने देखा होगा कि घाटे का बजट ज़्यादा होता है, यानी सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। और उस वक्त कई बार ऐसा होता था कि वो बचत का बजट, यानी सरकार को जो इनकम हुआ उसमें बहुत सारा पैसा उन्होंने बचा लिया। तो कैसे बचा लिया? बचा ऐसे लिया क्योंकि उन्होंने पैसा जनता के लाभ के लिए खर्च ही नहीं किया। तो इस प्रकार से जो मुनाफे का बजट या बचत का बजट जो पेश करती थी सरकार, वो कहाँ से बचत करती थी? अपनी पीठ तो वो थपथपा लेती थी कि उसने घाटा नहीं होने दिया, लेकिन घाटा जो नहीं हुआ वो किन शर्तों पर नहीं हुआ? यानी भारतीय लोगों के विकास पर खर्च नहीं किया जा रहा था। जो जोर जोर से चिल्लाया गया था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कि हम भारतीयों के विकास के लिए भारत में अपना शासन चला रहे हैं, भारत की तरक्की होगी, अंग्रेजी हुकूमत का उद्देश्य भी यही है, वो चीज़ें नहीं हो रही थी। और जब जनता तक ये बात पहुंचनी शुरू हुई तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया भी होनी थी। लोगों को ये महसूस होने लगा कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और इसका प्रतिकार होना ही चाहिए। 1892 का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को थोड़ा हम शांत रख सकें, जो उनकी मांगे हैं थोड़ा सा हम उनको दे के फुसला सकें। 1892 का भारत शासन अधिनियम इसमें सफल नहीं रहा। यद्यपि कि प्रांतों में जो विधानमंडलों में सदस्यों को, जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनको जो प्रवेश दिया जा रहा था, उसके लिए निर्वाचन की प्रणाली भी आ चुकी थी। अंग्रेजों ने उस वक्त विश्वविद्यालय बोर्डों की स्थापना की थी, नगरपालिका बोर्डों की स्थापना की थी। इस तरह के तमाम जो है संस्थाएं थीं जहां से सदस्य निर्वाचित होकर विधानमंडल में पहुंच रहे थे, प्रांतीय विधानमंडलों में, यद्यपि कि उन्हें मनोनीत सदस्य ही कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें भी भारतीयों की जो उम्मीदें थीं उनको पूरा नहीं कर पा रही थी और इसके परिणाम स्वरूप अब उदारवादी जो आंदोलन चल रहे थे, शासन में सुधारों की जो मांग कांग्रेस के द्वारा चल रही थी, उदारवादी नेताओं के द्वारा जो मांग चल रही थी, उससे हटकर अब जो युवा थे इन चीज़ों से अब संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उनका ये मानना था कि चूंकि भारत उनका देश है, इसलिए अब हमें जो है आज़ादी चाहिए, स्वशासन चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में अब कांग्रेस में भी हलचल मचनी शुरू हुई थी। तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जो उग्र विचारधारा के का प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे लोगों का कांग्रेस में वर्चस्व बढ़ा। तिलक ने बाकायदे कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि देखिए, ये कोटेशन कई बार परीक्षा में पूछता है कि मेढक की तरह साल भर में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होने वाला है। तो परीक्षा में ये पूछ देता है कि किसने कांग्रेस को मेढक की तरह टर्राने वाली संस्था कहा, तो वो तिलक थे। आलोचना करते हुए कह रहे थे कि वर्ष में एक बार इकट्ठा हो जाओ आप और कहो कि चलो हमने ये पारित कर दिया, उसके बाद से सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने और भी आगे बढ़ के और सख्त आलोचना किया कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि ये भीख मांगना और याचना करना बंद कीजिए, देश हमारा, लोग हमारे, तो शासन कौन चलाएगा? शासन हम चलाएंगे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। यानी स्वशासन की मांग हो रही थी। उधर दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बन चुके थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही उन्होंने जो है ब्रिटिश शासन की दोषों को बताना शुरू किया। किस तरीके से एक अफवाह प्रणाली का सिद्धांत उन्होंने दिया कि किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत जो भारत में शासन चला रही है वो भारतीयों के हित में नहीं है, क्योंकि आप
एक स्पंज की तरह आपकी अर्थव्यवस्था काम कर रही है। ब्रिटिश इकॉनमी एक स्पंज की तरह है भारत के लिए, जो भारत से रिसोर्सेज को सोख कर टेम्स में लाके गाड़ देती है। भारत से संसाधनों को सोख कर टेम्स नदी में लाके गाड़ देती है। ये सिंबॉलिकली उन्होंने समझाने का प्रयास किया। टेम्स नदी के किनारे ही लंदन शहर बसा हुआ है और वो बताना चाह रहे थे कि भारत से जो भी संसाधन है उनको ब्रिटेन लाया जा रहा है और ये बड़ा खतरनाक है। भारत गरीब गरीब और उत्तरोत्तर गरीब होता जा रहा है, इसको रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए हम कर सकते हैं कि भारत को स्वशासन दे दिया जाए, यानी भारत का शासन जो है वो भारतीय लोग चलाएं, तभी वो बेहतर होगा। हो सकता है कि हम लड़खड़ाएं, हो सकता है कि हम बहुत बेहतर ना कर पाएं, लेकिन कम से कम इससे भारत कंगाल नहीं होगा। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। तो इस तरीके से ये मांग बढ़ रही थी। इधर लाला लाजपत राय ने कहा कि ये कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वाल्व के रूप में काम कर रही है। इसका गठन सेफ्टी वाल्व के रूप में किया गया। सेफ्टी वाल्व क्या? सेफ्टी वाल्व का मतलब सबसे अच्छा है आपके लिए उदाहरण कि आपके घरों में प्रेशर कुकर है, आपने देखा है ढक्कन के बगल में व्हिसल जहाँ होता है, सीटी जहाँ होती है, उसके बगल में एक काले रंग का प्लास्टिक का स्टिकर टाइप का लगा होता है। खाना पका रहे हैं, किसी चीज़ की भूसी जाके व्हिसल में फंस गई, बहुत ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा हो गया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है व्हिसल के रास्ते, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, जनधन की क्षति हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में ये अगर वाल्व लगा हुआ है तो वो क्या होगा? प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, व्हिसल के रास्ते बाहर नहीं आएगा, तो वो सेफ्टी वाल्व उड़ जाएगा। उसको सेफ्टी वाल्व कहते हैं, उड़ जाएगा और उसके रास्ते से प्रेशर बाहर आ जाएगा। थोड़ा खाना हल्का फुल्का बर्बाद होगा, लेकिन उससे कोई बड़ी क्षति नहीं होगी। लाला लाजपत राय ने यही समझाने का प्रयास किया कि जो भारतीयों के अंदर आक्रोश और गुस्सा पनप रहा था, उसको एक दिशा दे दी गई आक्रोश शांत करने के लिए कि घबराओ नहीं, हम हैं, कांग्रेस है, आपकी समस्याओं को लेकर वो चिंतित है, ब्रिटिश हुकूमत से लगातार बातचीत चल रही है, सुधार होगा। तो एक तरीके से उनका ये कहना था कि कांग्रेस की भूमिका नकारात्मक थी शुरुआती दौर में, लेकिन अब कांग्रेस जब ऐसे लीडरान के नेतृत्व में आ रही थी तो अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा होनी शुरू हुई, क्योंकि उदारवादी चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को बिना नाराज किए हुए हम सुधार करवा लें, जबकि जो उग्र लोग थे उनका ये मानना था कि नहीं, हमें लड़ाई लड़नी होगी अपने अधिकारों को लेकर। और इधर जो युवा लोग थे उनके मन में, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे विशेष रूप से, उन युवाओं के मन में एक बात आ रही थी कि अगर ये समझाने से नहीं समझ रहे हैं तो अब हम ताकत के बूते इनको यहाँ से भगाएंगे। सरल भाषा में कहा जाए, ठेठ भोजपुरिया भाषा में कहा जाए तो ठोंक दिया जाए इनको, जिससे कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए और ये भाग जाए यहाँ से। इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी हुकूमत और 10-20 लोगों के आत्मोत्सर्ग से आज़ादी नहीं मिलने वाली थी। यद्यपि कि उनके उद्देश्य पवित्र थे, यद्यपि कि वो भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे, लेकिन एक चीज़ ये हमें बहुत अच्छे से समझनी थी कि इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी ताकतवर हुकूमत के सामने ये हिंसा जो है वो आत्मघाती थी, और हुआ भी यही। तो क्रांतिकारी जो बम और पिस्तौल के बूते स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर चुके थे नवयुवक, उसे तत्काल ब्रिटिश हुकूमत को कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होने वाली थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक चिंता का सबब बन चुका था कि किस प्रकार से हम, जो एक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे शांत करें। और इन सारी चीज़ों को लेकर उस समय के जो भारत सचिव थे लॉर्ड मोरले और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, इन दोनों को ये दायित्व सौंपा गया 1907 में कि वो इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा तय करें कि किस प्रकार से शासन प्रशासन में बदलाव करके हम भारतीयों
कि जो मांग है या भारतीयों का जो आक्रोश और गुस्सा है उसको हम डाइवर्ट कर सकें और हमारा शासन जो है वो भारत में सुचारू रूप से चल सके। तो इसी दृष्टि से इन दोनों को ये दायित्व सौंपा गया और अरुडेल समिति की रिपोर्टों के आधार पर 1909 में ही इसे भारत शासन अधिनियम 1909 के रूप में पारित किया गया, जिसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ जो मैं इसके बैकग्राउंड को बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको इतिहास से जोड़ने का या इतिहास इसमें खोजने का प्रयास मत कीजिएगा। इतिहास के प्रश्नों के उत्तर इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं उसकी बैकग्राउंड को, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि ये जो पारित किया गया भारत शासन अधिनियम, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो चलिए, अगला अधिनियम जो है वो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909। इसे हम एक और नाम से जानते हैं और पहला क्वेश्चन जो इस सेक्शन से बनेगा वो इसके नाम से ही बन सकता है कि किस अधिनियम को हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1909। तो जो ये समस्या ब्रिटिश हुकूमत के सामने आई थी कि एक तरफ तो उदारवादी, दूसरी तरफ उग्रवादी, और फिर क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत भी हुई देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये जो तमाम समस्याएं ब्रिटिश हुकूमत के सामने आ रही थी, वो समस्या चूँकि तमाम थी और उसका तत्कालिक समाधान भी बहुत मुश्किल था ब्रिटिश हुकूमत के सामने, तो उन्होंने एक आसान रास्ता खोजा जो आज भी हमारे लिए माइलस्टोन के रूप में काम कर रही है, एक तरीके से भारत के नेताओं को दिशा दिखाने का कार्य कर रही है। और वो क्या है? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो उन्होंने क्या किया? हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया। इस समय जो भारत में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, उस वक्त भी वही कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बड़ी थी, हिंदू, उसके बाद मुस्लिम। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक लकीर खींची उन्होंने, और जो फोकस लोगों का ब्रिटिश हुकूमत के प्रति था या उधर था कि वो शासन कैसे चला रहे हैं, कहाँ खामियां हैं, उसको डाइवर्ट करके उन्होंने पब्लिक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। अगर आज हम उसकी तुलना करें, जब से देश आज़ाद हुआ है, भारत में नेताओं का ये बहुत ही एक कह लीजिए कि पसंदीदा रास्ता है कि अगर समस्याओं का समाधान न करना हो या समस्याओं का समाधान आप न कर पा रहे हो, तो सीधा और सरल उपाय है कि लोगों को आपस में लड़ा दीजिए, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दीजिए। अभी 2-4 दिन पहले जो भारत में घटना घटी, एक अपराधी का मारा जाना, उससे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी जातिवाद ढूंढा जा रहा है। तो भारत एक ऐसा देश है कि बड़ी समस्याएं इन अनर्गल प्रलाप में दबा दी जाती हैं। तो उस वक्त ये अंग्रेजों ने शुरू किया, बताया कि शासन कैसे चला सकते हैं। तो मॉर्ले और मिंटो दोनों ने प्रयास किया कि वो प्रारूप तैयार किया जाए जिससे जो है भारतीय लोगों का ध्यान हम भंग करके दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें। और थोड़ा सा उन लोगों ने इस बीच लोगों को संतुष्ट करने के लिए भी एक और कदम आगे बढ़ाया। और क्या किया? सबसे पहला काम इस अधिनियम में उन्होंने ये किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल दोनों में पुनः संख्या बढ़ा दी गई और भारी वृद्धि हुई। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर
60 कर दी गई, 60। कुछ कुछ कहीं कहीं इससे अलग भी मिलता है कहीं। तो प्रमाणिक जो सबसे प्रमाणिक मुझे लगा वो 60 ही है, 60 कर दी गई। प्रांतों में जो था वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ये संख्या हुई थी। केंद्र में जो है वो आपने पिछली बार पढ़ा था कि 12 से बढ़ाकर 16 की गई थी, मतलब 10 और 16 कर दी गई थी, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। तो वो बढ़ के 16 से बढ़कर कहाँ पहुंच गई, 60 पहुंच गई, यानी 60 हो गई संख्या। तो काफी वृद्धि हुई, यानी भारतीयों को अब विधानमंडल में ज्यादा प्रवेश मिल रहा था। और क्या किया गया, दूसरा ये किया गया कि जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये याद रखा जाता है आज भी, वो है पृथक्करण की नीति। यानी अंग्रेजों ने इसी अधिनियम से फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, राज करो की नीति, पॉलिसी जो है, नीति की शुरुआत की। और क्या किया उन्होंने, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया, पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। तथा उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया गया, स्थानों का आरक्षण किया गया। ठीक है ना। तो एक चीज और लिख लो, इसके बाद मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। एक महत्वपूर्ण और काम किया गया कि जैसा हम लोगों ने 1858 में पढ़ा था कि ब्रिटिश कैबिनेट में एक भारत सचिव और उसकी मदद के लिए एक परिषद की स्थापना की गई जिसे भारत परिषद नाम दिया गया। तो उसमें पहली बार भारतीय परिषद में, जो ब्रिटेन में था, भारतीय परिषद में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, दो भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीय परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया पहली बार। और कौन थे वो थे श्री केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, तो दो भारतीयों को शामिल किया गया, एक केसी गुप्ता साहब और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये जो ब्रिटेन में भारतीय परिषद थी उसमें शामिल किया गया। तो एक तरीके से ये बताने का प्रयास किया गया कि देखो भाई, अब हर स्तर पे हम भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे भी। तो ब्रिटिश जो हुकूमत है वो भारतीयों के बारे में सोच रही है, धीरे धीरे उनको सत्ता से जोड़ रही है, धीरे धीरे उनको जो है इस शासन प्रणाली में शामिल किया जा रहा है। तो आप उत्तेजित न हो, आप आंदोलनरत न रहें, बल्कि हमारा साथ दें, हमारा शासन चलाने में साथ दें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को लेकर। और इसी क्रम में एक काम और किया गया, एक महत्वपूर्ण काम और किया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो वो थी काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में गवर्नर जनरल की
कार्यकारी परिषद में एक भारतीय, पहली बार एक भारतीय SP सिन्हा को शामिल किया गया। SP सिन्हा को शामिल किया गया। और चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे 1861 में कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया था, कि यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था एक तरीके से विभागों का बंटवारा कर दिया था। तो इनको जो शामिल किया गया, यानी इनको भी एक कह लीजिए कि मंत्री बना दिया गया और इनको विधि सदस्य के रूप में, ठीक है ना, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसको जो मैंने लिखा है फिर से हम लोग डिस्कस करें, प्रश्न रूप में कैसे ये आएगा। तो पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1909 में जो पारित किया गया उसे किस और नाम से जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हम उसे मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मोर्ले उस समय का भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। तो इन दोनों ने मिलकर जो प्रस्ताव दिया था ब्रिटिश हुकूमत को, आरुडेल समिति, एक समिति है जो ब्रिटिश सरकार ने गठित किया था, आरुडेल समिति, उसी की सिफारिशों पर ये मार्ले मिंटो सुधार लागू किया गया अधिनियम के रूप में 1909 के। तो ये पहला क्वेश्चन कि किस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, या इसी को उलट दे कि भारत शासन अधिनियम को 1909 को हम किस और नाम से जानते हैं, तो बात वही हुई। किस समिति की सिफारिश पर? आरुडेल समिति की सिफारिश पर। फिर कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में भारी बढ़ोतरी करके सदस्यों की संख्या 60 तक पहुंचा दी गई केंद्रीय विधानमंडलों में, वो अधिनियम कौन सा था? तो वो मार्ले मिंटो सुधार था या भारत शासन अधिनियम 1909 था। फिर पूछ सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत बाकायदा कानून बनाकर किस अधिनियम से की? तो वो था 1909 का भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया, मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। अब कह दिया गया कि भारत में मुसलमान अलग और हिंदू अलग, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुसलमान कर सकता है, हिंदू नहीं करेगा। यानी यहाँ एक भावना डाली जा रही थी कि भैया हिंदू और मुसलमान दोनों अलग हैं और मुसलमान जो है वो सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, हिंदू हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये एक विद्वेष की भावना डाली जा रही थी। मुसलमानों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा था। क्यों? क्या बहुत मोहब्बत थी अंग्रेज़ों को मुसलमानों से? बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि वो, जैसा कि मैंने कहा कि वो बरगलाना चाहते थे। तो बहुसंख्यक को वो एक तरीके से बरगलाना चाहते थे और जो प्रतिक्रिया शासन और सरकार के विरुद्ध होनी चाहिए वो डाइवर्ट होकर किधर जा रही थी? मुसलमानों के खिलाफ जा रही थी, मुसलमानों की हिंदुओं के खिलाफ जा रही थी। वो एक दूसरे को जो है अपना शत्रु मानने शुरू कर दिए। अंग्रेज यही चाहते भी थे। जैसे एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक बच्चे को आप बहुत ज़्यादा प्यार करो और दूसरे को दुत्कारो, तो मान लो अगर बड़ा बच्चा है आप उसको दुत्कार रहे हो, छोटे बच्चे को बड़ा टॉफ़ी चॉकलेट दे रहे हो और बड़ा जब भी कुछ मांग रहा है आप उसको भगा दे रहे हो, तो उसके मन में क्या होगा? कुंठा जन्मेगी, विद्रोह पनपेगा। तो आप पिताजी का कॉलर पकड़ के वो तमाचा तो लगा नहीं पाएगा। तो छोटे वाले भाई को जो टॉफ़ी चॉकलेट पाता है, जब भी मौका मिलेगा वो उसकी धुनाई करेगा। तो कुल मिला के दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे। वही चीज़ हो रही थी। तो फूट डालो और राज करो की नीति बड़ी सफल भी रही। हालांकि मिंटो ने मोर्ले को चिट्ठी लिखा, चूँकि ये भारत में था और थोड़ा इसको लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा तनाव न फैले। उसने मोर्ले को चिट्ठी लिखा और कहा, हुजूर हमने जो अधिनियम पारित किया वो एक नाग के दांत के समान है,
जो बीज हमने बोया है वो नाग के दांत के समान है, जिसके फल बड़े विषाक्त होंगे। तो मोर्लो ने मिंटो को समझाया कि देखो भाई, हमारा उद्देश्य भारत में शासन को अस्थायी बनाना है। किस प्रकार से हम शासन को अस्थायी बना सकें, इस पर हमें ज़्यादा मंथन करना है। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। तो हमारा हित अगर इससे सध रहा है तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछेगा कि किस अधिनियम में फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत हुई तो आप बता दोगे 1909 के भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद पूछ सकता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन कब किया गया, वही जवाब 1909 का भारत शासन अधिनियम या मोर्ले मिंटो सुधार। पहली बार भारत परिषद में कब भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कौन कौन से थे, वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्त साहब, जो भारत परिषद में शामिल हुए। अच्छा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार कब किसी भारतीय को शामिल किया गया, तो ये 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। किस भारतीय को, तो एसपी गुप्ता साहब को शामिल किया गया, सिन्हा साहब को शामिल किया गया, एसपी सिन्हा साहब को, और इनको क्या बनाया गया, विधि सदस्य बनाया गया। तो भाइयों, मैंने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ प्रावधानों की मैं चर्चा न करूं, बल्कि उसके बैकग्राउंड से आपको कनेक्ट करने का प्रयास करूं, जिससे आपको ये याद रहे और सहज भाव से इसको आप ग्रहण कर सकें। बहुत रटने की ज़रूरत ना पड़े, मशक्क़त ना पड़े। और वीडियो को आप 1 से 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आपको रटने की ज़रूरत होगी। मेरा परिश्रम तब सार्थक होगा जब इसे आप पूरी तरह से आत्मसात करोगे। और एक रिक्वेस्ट है कि व्यूज़ और कमेंट कम हैं। परिश्रम हम इसलिए करते हैं कि आप हमारे मनोबल को ऊंचा रखने के लिए थोड़ी सी सहभागिता आप दिखा सकें, थोड़ा सा बटन को पुश कर सकें। तो लाइक, शेयर और कमेंट ये बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा होता है और मेहनत और परिश्रम करने की एक मन में भावना पैदा होती है। तो आप उतना बेहतर पा सकते हैं जितना आप चाहते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सहयोग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।